नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड मैं आपको 60 क्वेश्चन करवा चुका हूं। इससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम बिना देरी की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि भूख प्यास और काम भावना को नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? भूख प्यास और काम भावना को नियंत्रण करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है चेतक या थैलेमस। बी ऑप्शन दे रखा है अधस चेतक या हाइपोथैलेमस। सी ऑप्शन दे रखा है पोन्स वेरोलाई और डी ऑप्शन दे रखा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है? यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि भूख प्यास और काम भावना को नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है? चेतक या थैलेमस नियंत्रण करता है, या अधस चेतक या हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है, या पोन्स वेरोलाई नियंत्रण करता है, या कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना नियंत्रण करता है। चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा? हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस भूख प्यास और काम भावना को नियंत्रित करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस कहाँ दे रखा है वो देखिए। देखो ए ऑप्शन में तो चेतक और थैलेमस दे रखा है, ये तो गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन में अधस चेतक या हाइपोथैलेमस दे रखा है, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सी ऑप्शन में पोन्स वेरोलाई, ये गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस भूख प्यास और काम भावना को नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस हार्मोन स्राव को भी नियंत्रित करने का काम करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस इसका राइट ऑप्शन है। अब हम बात करेंगे 62 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 62 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है? निम्न में से किसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, यह हमें दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हमें ऑप्शन दे रखा है कि शरीर के तापमान का। बी ऑप्शन दे रखा है शरीर के भीतर तरलों की मात्रा का। सी ऑप्शन दे रखा है रुधिर दाब का और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी का। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? निम्न में से किसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है? तो किसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है? यहाँ पे ए ऑप्शन शरीर का तापमान दे रखा है, सही बात है। यह शरीर के तापमान का नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। बी ऑप्शन हमें दे रखा है शरीर के भीतर तरलों की मात्रा। तो देखो तरल संतुलन का काम भी हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए बी ऑप्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमें रुधिर दाब दे रखा है और रुधिर दाब भी रुधिर दाब का नियंत्रण भी हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए सी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान तरल संतुलन और रुधिर दाब को नियंत्रित करता है, इसलिए यहाँ हाइपोथैलेमस किसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है? तो शरीर के तापमान का। ए ऑप्शन भी राइट है। शरीर के भीतर तरलों की मात्रा का। बी ऑप्शन भी राइट है। और रुधिर दाब का। सी ऑप्शन भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 63 नंबर के क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमें यह क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसे क्रूरा सेरेब्री कहते हैं? निम्न में से किसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं? यहाँ पे ये ऑप्शन हमें दे रखा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। बी ऑप्शन हमें दे रखा है प्रमस्तिष्क व्रंतक और सी ऑप्शन दे रखा है पोन्स वेरोलाई और डी ऑप्शन दे रखा है मेडुला ओब्लागेंटा। चारों में से कौन सा राइट है? मेडुला ओब्लागेंटा, नीचे ओब्ला नोटा दे रखा है, वो ओब्लागेंटा कर लेना। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? निम्न में से किसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं? किसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन में प्रमस्तिष्क व्रंतक, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रमस्तिष्क व्रंतक को क्रूरा सेरेब्री कहते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रमस्तिष्क व्रंतक इसका राइट ऑप्शन है। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा था? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार रिपीट करके फिर पढ़ ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि निम्न में से किसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं? तो किसे क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं? तो प्रमस्तिष्क व्रंतक को क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि प्रमस्तिष्क व्रंतक को क्रूरा सेरेब्री भी कहते हैं, जो मध्य मस्तिष्क में मोटर संकेत ले जाता है और यहाँ मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जोड़ने का काम करता है, इसलिए प्रमस्तिष्क व्रंतक बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे हम बात करेंगे 64 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए 64 नंबर का हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखने और सुनने से संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करता है। देखने और सुनने से संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करता है। कौन करता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है प्रमस्तिष्क व्रंतक। बी ऑप्शन दे रखा है
कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सी ऑप्शन दे रखा है मेडुला ऑब्लागेंटा और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखने और सुनने से संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करता है। उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? तो उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना करता है, इसलिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो मध्य मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, दृष्टि और श्रवण उद्दीपनों को प्राप्त करने और उनसे जुड़े प्रतिवर्त क्रियाओं के लिए वह जिम्मेदार होता है। और यहाँ दो सुपीरियर कोलिकुली और दो इंफीरियर कोलिकुली से मिलकर बनता है, इसलिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इसका राइट ऑप्शन है और यही देखने और सुनने से संबंधित उद्दीपनों को ग्रहण करने का कार्य करता है। अब आगे हम देखते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है स्वायत्त तंत्रिका की खोज किसने की? स्वायत्त तंत्रिका की खोज किसने की? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है रॉबर्ट ब्राउन, बी ऑप्शन दे रखा है लेगले, सी ऑप्शन दे रखा है मेल्विन और डी ऑप्शन दे रखा है पावलोव। चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? स्वायत्त तंत्रिका की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं कि स्वायत्त तंत्रिका की खोज जॉन न्यूपोर्ट लेगले ने की थी, इसलिए जॉन न्यूपोर्ट लेगले बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे लेंगले, केवल लेंगले दे रखा है या फिर जॉन न्यूपोर्ट लेंगले दे रखा है, तो ये राइट ऑप्शन है। यदि देखो यहाँ पे बी ए ऑप्शन में रॉबर्ट ब्राउन दे रखा है तो रॉबर्ट ब्राउन गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन मेल्विन दे रखा है तो ये भी गलत ऑप्शन है और डी ऑप्शन पावलोव दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन है। यहाँ पे हमें पूछ रखा था कि स्वायत्त तंत्रिका की खोज किसने की थी। हम जानते हैं कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज जॉन न्यूपोर्ट लेगले ने की थी, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ब्राउन तो यदि देखो कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तो मेल्विन इसका राइट ऑप्शन होगा और यदि प्रतिवर्ती क्रिया की बात की जाए तब पावलोव इसका राइट ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे, मैंने चारों की व्याख्या कर ली। रॉबर्ट ब्राउन आपको कब राइट आंसर करना है, लेगले कब राइट आंसर करना है, मेल्विन कब राइट आंसर करना है और पावलोव कब राइट आंसर करना है। यदि प्रतिवर्ती क्रिया की बात की जाए तब पावलोव इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण की बात की जाए तब मेल्विन इसका राइट आंसर होगा और कोशिका केंद्र की बात की जाए तब ब्राउन इसका राइट आंसर होगा। कोशिका केंद्र की बात की जाए तब ब्राउन इसका राइट आंसर होगा और तंत्रिका तंत्र की खोज की जाए तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की खोज की जाए तब लेगले इसका राइट आंसर होगा। अब इसका राइट आंसर कौन सा है? तो बी ऑप्शन लेगले इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग है, कौन से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग है? यहाँ पे 1 दे रखा है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, 2 दे रखा है कपाल तंत्रिका है, 3 दे रखा है मेरु तंत्रिका है और 4 दे रखा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग है, कौन से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग है? तो मैंने इससे रिलेटेड कल और परसों 2 क्लासों में भी चर्चा रखी है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र 1 भी राइट है और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र 4 भी राइट है। तो 1 और 4 कहाँ दे रखा है? यह हमें सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 और 4 इसका राइट ऑप्शन है। और यहाँ पे 2 हमें कपाल तंत्रिका दे रखा है और 3 हमें मेरु तंत्रिका दे रखा है। तो यह कपाल और मेरु तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस का हिस्सा होते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और 3 भी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कपाल और मेरु तंत्रिका परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस का हिस्सा होता है। अब आगे हम बात करते हैं 67 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 67 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें सिनेप्सिस दे रखा है, बी ऑप्शन हमें स्वान कोशिका दे रखा है, सी ऑप्शन हमें रेनवियर के नोड दे रखा है और डी ऑप्शन हमें माइलिन दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो सिनेप्सिस के द्वारा होता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हम जानते हैं कि तंत्रिका आवेग सिनेप्सिस के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिनेप्सिस इसका राइट ऑप्शन है। सिनेप्सिस इसका राइट ऑप्शन है।
देखो यहाँ पे हमें प्रश्न क्या पूछा गया था। यदि आपको प्रश्न नहीं समझ में आता है तो प्रश्न को 1 से 2 बार रिपीट करके पढ़े, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमें दे रखा था कि तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है, तो सिनेप्सिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सिनेप्सिस के द्वारा होता है। यहाँ पे श्वान कोशिका भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, रेनवियर के नोड भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और माइलिन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि तंत्रिका आवेग सिनेप्सिस के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे तक न्यूरोट्रांसमीटर्स द्वारा संचरित होते हैं। तो सिनेप्सिस के माध्यम से होते हैं, इसलिए सिनेप्सिस यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे श्वान कोशिका ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि श्वान कोशिका माइलिन बनाती है, इसलिए ये गलत है। सी ऑप्शन रेनवियर के नोड ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और माइलिन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रेनवियर के नोड और माइलिन संचरण को तेज करने का काम करते हैं, इसलिए बी सी डी गलत ऑप्शन है और ए ऑप्शन सिनेप्सिस इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 68 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि कपाल तंत्रिकाओं के प्रकारों में शामिल नहीं है। कपाल तंत्रिकाओं के प्रकारों में शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है यह पूछा है। देखो यदि आपको नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया तब आपको नेगेटिव आंसर टिक करना है और पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया तब पॉजिटिव आंसर आपको टिक करना है। यहाँ पे कपाल तंत्रिकाओं के प्रकार में शामिल नहीं है। देखो कपाल तंत्रिकाओं के प्रकार में कौन कौन शामिल नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें संवेदी दे रखा है, तो संवेदी तो कपाल तंत्रिकाओं में शामिल होता है, इसलिए यहाँ पे ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन हमें दे रखा है मोटर या प्रेरक। मोटर या प्रेरक ये भी कपाल तंत्रिकाओं में शामिल होता है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हमें मिश्रित दे रखा है, तो मिश्रित ये भी कपाल तंत्रिकाओं में के प्रकारों में शामिल होता है, इसलिए ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन हमें ऑडिटरी दे रखा है, ऑडिटरी कपाल तंत्रिकाओं के प्रकारों में शामिल नहीं होता, इसलिए यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऑडिटरी है, वो ऑडिटरी विशिष्ट तंत्रिका का नाम है। ऑडिटरी किसका नाम है, तो ऑडिटरी विशिष्ट तंत्रिका का नाम है, ये इसका प्रकार नहीं है। तो कपाल तंत्रिकाओं के प्रकार की बात की जाए तब संवेदी, मोटर या प्रेरक और मिश्रित ये राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कपाल तंत्रिकाएं संवेदी, मोटर और मिश्रित होती है। लेकिन ऑडिटरी तो विशिष्ट तंत्रिका का एक नाम होता है, इसलिए ऑडिटरी गलत ऑप्शन है। ऑडिटरी गलत ऑप्शन गलत लिखा गया, इसलिए यहाँ पे हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए नेगेटिव ऑडिटरी ही इसका राइट करना है। बाकी यदि कपाल तंत्रिकाओं के प्रकार में कौन कौन शामिल होते हैं ये पूछा होता, पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा होता, तब संवेदी, मोटर या प्रेरक और मिश्रित ये ए बी सी तीनों राइट आंसर होते हैं। लेकिन ये गलत इसलिए हो गई क्योंकि क्वेश्चन हमें नेगेटिव वे में पूछा गया था। अब आगे हम बात करते हैं 69 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 69 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, प्राणी शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय निम्न में से किन तंत्रों द्वारा होता है। प्राणी शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय निम्न में से किन तंत्रों द्वारा होता है। किन तंत्रों द्वारा होता है, यहाँ पे 1 हमें दे रखा है अंतस्त्रावी तंत्र, 2 दे रखा है जनन तंत्र और 3 दे रखा है तंत्रिका तंत्र। इन तीनों में से कौन कौन ये पूछा गया कि प्राणी शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय निम्न में से किन तंत्रों द्वारा होता है। किन तंत्रों द्वारा होता है यह हमें बताना है। यहाँ पे 3 दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे 1 दे रखा है अंतस्त्रावी तंत्र, 2 दे रखा है जनन तंत्र और 3 दे रखा है तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पे जनन तंत्र, ये जनन तंत्र तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। हमें तो किसकी बात करनी है, हमें तो प्राणी शरीर के विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय निम्न में से किन तंत्रों द्वारा होता है, तो यहाँ पे अंतस्त्रावी तंत्र राइट ऑप्शन होगा और तंत्रिका तंत्र इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतस्त्रावी तंत्र हार्मोनों और तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं द्वारा शरीर के कार्यों का समन्वय करते हैं और दोनों तंत्र होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं, जिसके द्वारा जीव बाहरी वातावरण में बदलाव के बावजूद अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। इसलिए 1 और 3 इसका राइट ऑप्शन है। 1 और 3 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो यह हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हमें क्या पूछा गया था, देखो यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आया है तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था कि प्राणी शरीर की विविध क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय निम्न में से किन तंत्रों द्वारा होता है। तो किन तंत्रों द्वारा होता है, तो अंतस्त्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अंतस्त्रावी तंत्र हार्मोनों और तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं द्वारा शरीर की कार्यों का शरीर के कार्यों का समन्वय करते हैं और दोनों तंत्र होम्योस्टेसिस बनाए रखते हैं और जिसके द्वारा जीव बाहरी वातावरण में बदलाव के बावजूद अपने आंतरिक वातावरण को स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। इसलिए यहाँ पे 1 और 3 सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 70 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
यहाँ पे हमें 70 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, मेनिंजाइटिस रोग में प्रभावित अंग है। मेनिंजाइटिस रोग में प्रभावित अंग है, कौन सा है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें हृदय दे रखा है, बी ऑप्शन हमें यकृत दे रखा है, सी ऑप्शन हमें मस्तिष्क दे रखा है और डी ऑप्शन हमें वृक्क दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मेनिंजाइटिस रोग में प्रभावित अंग है, कौन सा प्रभावित अंग है? तो मेनिंजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हम जानते हैं कि मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए मस्तिष्क का इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और मेरुरज्जु के आवरण की सूजन होता है, इसलिए मेरे मस्तिष्क इसका राइट ऑप्शन कर लिया, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया या वायरस से हो सकता है, इसलिए मस्तिष्क इसका राइट आंसर है। हृदय गलत हो जाएगा, यकृत भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और वृक्क भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग कौन सा है? तो मस्तिष्क, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 71 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कान, बी ऑप्शन दे रखा है आंख, सी ऑप्शन में दे रखा है मस्तिष्क और डी ऑप्शन में दे रखा है पेट। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग में तो मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसलिए मस्तिष्क, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अल्जाइमर रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे स्मृति हानि और संज्ञानात्मक ह्रास होता है, और यह न्यूरोडिजेनरेटिव रोग होता है, और जिनमें तंत्रिका तंत्र के तंत्रिका कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे चलने फिरने या मानसिक कार्य में समस्याएं होती है। इसलिए सबसे ज्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क अल्जाइमर रोग से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, इसलिए सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब 72 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें 72 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन में हमें दे रखा है क्रोमैग्नन मानव, बी ऑप्शन हमें दे रखा है नीएंडरथल मानव, सी ऑप्शन हमें दे रखा है जावा मानव और डी ऑप्शन हमें दे रखा है पेकिंग मानव। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? ए ऑप्शन क्रोमैग्नन मानव, बी ऑप्शन नीएंडरथल मानव, सी ऑप्शन जावा मानव और डी ऑप्शन पेकिंग मानव। तो इस कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता निम्न में से किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो नीएंडरथल मानव में पाई जाती है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि नीएंडरथल मानव की मस्तिष्क क्षमता लगभग 1450 से 1600 घन सेंटीमीटर होती है, जो कि आधुनिक मानव से भी अधिक होती है, और नीएंडरथल मानव की खोपड़ी बड़ी, लंबी और कम गोलाकार होती है, जो उसकी उच्च दिमागी क्षमता को दर्शाती है, इसलिए नीएंडरथल मानव इसका राइट ऑप्शन होगा। क्रोमैग्नन मानव, ये ऑप्शन तो गलत ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमें जावा मानव दे रखा है, यह भी गलत ऑप्शन है, और डी ऑप्शन हमें पेकिंग मानव दे रखा है, यह भी गलत ऑप्शन है। राइट ऑप्शन कौन सा है? तो सबसे यहाँ पे बोला गया था कि सबसे ज्यादा दिमागी क्षमता किस मानव जीवाश्म में पाई जाती है? तो नीएंडरथल मानव में पाई जाती है, क्योंकि इसकी मस्तिष्क क्षमता लगभग 1450 से 1600 घन सेंटीमीटर होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। और यह इस मानव की खोपड़ी बड़ी, लंबी और कम गोलाकार होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करेंगे 73 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए, यहाँ पे हमें 73 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में। देखो, मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से, देखो मानव मस्तिष्क की तुलना बंदर से की जा रही है, तो मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान है बंदर की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है? तो यह हमें देखना है। मानव का जो मस्तिष्क है वो बंदर की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, तो क्यों बुद्धिमान है यह हमें देखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है अधिक रक्त आपूर्ति के कारण मानव मस्तिष्क ज्यादा बुद्धिमान होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन दे रखा है मस्तिष्क का आकार बड़ा होना। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल अधिक होना, और डी ऑप्शन दे रखा है अधिक ऐंठन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो, काफी रचनात्मक प्रश्न पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क की तुलना बंदर के मस्तिष्क से की जा रही है, तो ऐसा क्या कारण है कि बंदर की जो क्षमता होती है वो मानव से कम होती है? तो इसका हमें कारण पूछा गया कि मानव मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान होता है बंदर की तुलना में। तो क्यों अधिक बुद्धिमान होता है? तो अधिक रक्त आपूर्ति के कारण होता है, मस्तिष्क का आकार बड़ा होना,
शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल अधिक होना और अधिक ऐंठन। तो इसका सही कारण हो जाएगा मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको निएंडरथल मानव के बारे में बताया, क्योंकि निएंडरथल मानव के बारे में उसकी मस्तिष्क क्षमता लगभग कितनी होती थी, तो 1450 से 1600 घन मीटर होती थी। और उसका आकार कैसा होता था, तो खोपड़ी बड़ी होती थी, लंबी और कम गोलाकार होती थी। तो देखो, तो मानव की तुलना बंदर से कर रहे हैं, तो मानव की खोपड़ी कितनी होती है, तो मानव की खोपड़ी बंदर की खोपड़ी की तुलना में तो बड़ी होती है, तो मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पे सही कारण तो मस्तिष्क का आकार बड़ा होना होगा। क्योंकि देखो, रक्त आपूर्ति, शरीर सतह और ऐंठन यहाँ है, लेकिन क्या है कि सबसे प्राथमिक कारण कौन सा है, तो मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, ये सबसे प्राथमिक कारण है। अधिक रक्त आपूर्ति ये भी मानव में ज्यादा होती है, लेकिन ये प्राथमिक कारण नहीं है, क्योंकि हमें प्राथमिक कारण पहले बताना है। यहाँ पे शरीर सतह क्षेत्रफल की तुलना में मस्तिष्क क्षेत्रफल अधिक होना ये भी है, लेकिन ये प्राथमिक कारण नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और अधिक ऐंठन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्राथमिक कारण नहीं है। सबसे प्राथमिक कारण कौन सा है, तो मस्तिष्क का आकार बड़ा होना, क्योंकि मैंने पहले वाले प्रश्न में बता रखा है कि निएंडरथल मानव के बारे में। निएंडरथल मानव की खोपड़ी बड़ी होती है, लंबी होती है और कम गोलाकार होती है, और उसकी उसकी दिमागी क्षमता कैसी होती है, तो उच्च होती है। और कितनी होती है, तो 1450 से 1600 घन सेंटीमीटर होती है। तो आप बंदर की तुलना मानव के मस्तिष्क से कर सकते हो, क्योंकि बंदर का जो मस्तिष्क होता है वो आकार में छोटा होता है, और मानव का मस्तिष्क होता है वो बड़ा होता है। तो सबसे ज्यादा क्षमता किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमानी की क्षमता मानव में होगी। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो आज की क्लास में सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे में आपसे अपेक्षा करता हूँ, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की क्लास को यही एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।